इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव दिनों दिन लगातार दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि राज्य की सियासी उलझने या रुझान लगातार एक दूसरे के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। उसी की आज तस्वीर देखने को सामने मिली, जब भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ चुके ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से 1 घंटे की मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद जब बाहर निकलते हैं तो फिर यह कहते हैं कि मुझे एनडीए में शामिल होने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। ये वही राजभर साहब हैं जो साल भर पहले तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पानी पी कर तमाम तरह की बातें कहा करते थे। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विमुख खड़े हो गए थे। एमआईएम के साथ हाथ मिलाने के लिए पूरी तैयारी में थे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे और अब ओम प्रकाश राजभर यू टर्न ले रहे हैं। घर वापसी हो रही है उनकी। आप इसे अब राजनीतिक सुलझाने की बात कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की दक्षता कि किस तरीके से अपने विपक्ष में खड़े लोगों को भी अपने पाले में करते चली जा रही है। आइए इससे पहले कि आगे बढ़ें आपको दिखाएं ओम प्रकाश राजभर ने आज अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद क्या कहा। आज की मुलाकात तो कैसे देखते हैं? अच्छी रही मुलाकात? अच्छा रहा हमारा उनका। भाई देखिए, वो भी पहली बात तो जाति प्रधान देश है, तो पिछड़ी जाति के, हम भी पिछड़ी जाति के हैं। एक तो हमारा ये सबसे बड़ा संबंध रहता है। दूसरा हमारा संबंध है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी एक अलग संबंध है। और हम वंचित समाज जो है देश में, चाहे वो किसी दल में हो, किसी पद पे हो, हम उनसे मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, संबंध बना के रखते हैं। बीजेपी अगर आपकी मांगे मान लेती है तो ओवैसी साहब को मना लेंगे आप? बिल्कुल मना लेंगे। अगर ये मांगे मान ली जाए, आज मुसलमानों की भी गिनती हो जाए ओरिजिनल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपसे बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा, छोटी छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। अखिलेश जी को कुछ कहना चाहते हैं आप? स्वागत है, दरवाजा खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव के लिए दरवाजा खुला होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मिलकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के हैं, मैं भी पिछड़ी जाति का हूं। तो ये पूरा जातीय समीकरण क्या है? इस पूरे जातीय समीकरण में कौन सी पार्टी अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से महफूज रखे है और किसके लिए हालत अभी मुश्किल बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीतिक दल अब अपने अपने किले को दुरुस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी तेज से आगे बढ़ती चली जा रही है। अगर आप ये देखें कि किस तरह से कहां कौन पार्टी खड़ी है, 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट परसेंटेज मिला था और 312 सीटें हासिल हुई थी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40% ओबीसी वोट है और ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि तकरीबन 58% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था। और ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास ओबीसी वोट का सिर्फ 18% पहुंचा था, जबकि बीएसपी के खाते में 11% ओबीसी वोट पहुंचे थे और 13% ओबीसी वोट अन्य पार्टी को खाते में गए थे। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा ओबीसी का वोट मिलेगा वही उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा, क्योंकि अगर आप जनगणना के आधार पर देखें तो तकरीबन 40 से 45% जनसंख्या ओबीसी की है आज उत्तर प्रदेश में। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं राजभर जी के आने के साथ। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण में और ज्यादा इजाफा होगा? सलमनी त्रिपाठी जी, राजेश मिश्रा जी, घनश्याम तिवारी जी, एमएच खान साहब और संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा होगी, बस बन रही हमारे साथ। तुरंत वापस आते हैं और मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर। सलमनी त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, राजेश मिश्रा जी कांग्रेस से, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, संजय निषाद जी निषाद पार्टी से और डॉक्टर एमएच खान साहब बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सलमनी जी, राजभर जी तो एक तरह से विरोध के बिगुल को बजाकर बाहर निकले थे। मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बहुत कुछ कहते थे, लेकिन अब उनका मन भी बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मन बदल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, मैं अगर चुनाव की दृष्टि आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ। केवल 1.5 सालों के बाद समाजवादी पार्टी जो 200 से ज्यादा सीटें लेकर आई थी, वो केवल 5 सीटों पर सिमट गई। 2014 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ आई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। 2017 के बाद
जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, और अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में आपको नजर आई है। तो निश्चित तौर पर तमाम सारे ऐसे दल हैं, तमाम सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में भी तमाम सारे, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, पिछले कुछ दिनों में तमाम तो वो लोग हैं जिनको आप दूसरी जगह से ले आए हैं। लेकिन राजभर जी तो आपके यहाँ से बगावत कर निकले थे, बहुत कुछ कहकर निकले थे, अब वापस आना चाहते हैं, आप जगह दे देंगे ना? उनके लिए जगह है ना पार्टी में अभी, और सहयोग भी बना रहेगा, एनडीए में साथ रहेंगे। वोट का सवाल है आखिरकार। बगावत शब्द इसलिए मुझे लगता है बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग दल है, उनकी अपनी एक अलग संगठन क्षमता है, हमारा अपना एक अलग दल है। लेकिन निश्चित तौर पर राजभर जी के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी को किसी बात को लेकर तकलीफ हो। उनका अपना एक निर्णय था। आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं, निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल भी ताकत थी, आज भी ताकत है, कल भी ताकत रहेगी। इस बात का अंदाजा उन तमाम सारे राजनीतिक व्यक्तियों को लगा है जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जिनको राजनीति को लेकर बहुत गहरी समझ है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, यह भी बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है, और इसीलिए हमारी ताकत पहले भी थी, आगे भी बढ़ रही है। जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए घनश्याम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी पहले भी बड़ी पार्टी थी, आज भी बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। बड़ी पार्टी तो जाहिर सी बात, बहुत सारे लोग जोड़ना भी चाहेंगे। आपसे लोग जुड़ रहे हैं क्या? नमस्कार अजय जी, आपको, मेरे फेवरेट पैनलिस्ट को, तमाम दर्शकों को। मेरे ख्याल से मैं शरद मणि त्रिपाठी जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ताकत बढ़ी है, इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आज देखिए किस तरीके से संसद नहीं चल रही, फिर भी अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं प्रधानमंत्री जी। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है, आपका दर्शक खासकर उत्तर प्रदेश में जितने लोग वोटर हैं वो देख रहे होंगे, हर परिवार कमजोर हुआ है। ये इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है, देश का आम गरीब आदमी, आम किसान, महिला, युवा कमजोर होता है। जितने लाख लोगों को इन लोगों ने रोजगार देने की बात की थी, उतने लाख युवाओं को अब तक लाठियां दे चुके हैं। जितने लोगों को इन लोगों ने किसानों की आय डबल करने की बात कही थी, उसके 1% भी किसान ऐसे नहीं है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने की आय दुगनी हुई है। तो मुझे लगता है कि चुनाव सिर्फ खोखली ताकत के ऊपर नहीं लड़ा जाता है। खोखली ताकत है भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। आपने देखा किस तरीके से चीर हरण करके। घनश्याम तिवारी जी, ये तो देखिए ना, तमाम पार्टियां जोड़ने की कोशिश कर तो रही है ना उनसे। देखिए इसमें तो इस बात को तो हमें स्वीकारना पड़ेगा ना। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जो चीर हरण करके, अपहरण करके, लाठी डंडे बम गोलों से किस तरह का जुड़ाव है। आप पंचायत चुनाव हार जाते हैं, आपकी सांसद के ऊपर आरोप लगता है, आपके विधायक के ऊपर आरोप लगता है, एसपी को थप्पड़ मारा जाता है और प्रधानमंत्री आपको शाबाशी दे रहे हैं। ये किस तरह की ताकत की निशानी है? क्या ये लोकतंत्र में विश्वास की निशानी है? हर वह व्यक्ति जिसके बच्चे को वो रोजगार नहीं मिला है या जिसने रोजगार खोया है, हर वो किसान जिसकी आय दुगनी होने की जगह आधी हो गई है, हर वो परिवार जिसने जो ऑक्सीजन के लिए तड़पा है, वो इनको उखाड़ फेंकेगा। इनके अहंकार। अंतिम बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 कारणों से जाएगी। एक ठकुराई, दूसरी महंगाई और तीसरी ढीठाई। ठकुराई आप देख रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ। महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की डीजल की कीमत हो या फिर खाने की नमक तेल की कीमत हो, और ढीठाई की ऑक्सीजन सबको उपलब्ध था, बेड सबको उपलब्ध था, जॉब उपलब्ध है। 3 बातें कही है, बड़े अच्छा स्लोगन है ये। इस पर मुझे उम्मीद है कि सलभ जी जरूर जवाब देंगे। लेकिन एमएच खान साहब, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 2017 में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसे साधा था। हमने देखा कि किस तरह से जाटव वोट बैंक में भी 2017 में सेंध लगा दी गई थी। इस बार भी तैयारी पूरी है। अपना वोट बैंक बचा रहे हैं या आपको लगता है कि जनाधार खिसकेगा? नहीं, हमारा जनाधार खिसकना नहीं, हमारा जनाधार बढ़ेगा। अब सवाल इस बात का है, शरद मणि त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो इन सबको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? आप चुनाव तो ऐसे जीत जाएंगे, सारा काम कर दिया, रामराज आ गया है। 2017 में पेट्रोल डीजल का दाम क्या था, 2021 में क्या है, 2022 में क्या होगा? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अपर कास्ट हो, सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई से कोई अछूता नहीं है। जो इनके लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो अपना आराम से खा रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। ये तो देखिए, ये चुनाव जब आएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी 1-2 महीना अभी कह देना बड़ा मुश्किल है। अब वो अभी कितना गाली बक के गए थे राजभर जी,
इतना गाली बक्के हैं कि हम आप सुन नहीं सकते। अब वही राजभर जी जा रहे हैं मिलने के लिए, तो कोई ना कोई धमकी, कोई ना कोई प्रलोभन, कोई ना कोई लालच दी गई होगी ना, तब वो गए हैं मिलने के लिए। वो भी गए, मन भी तो बदल सकता है ना खान साहब, मन बदल गया उनका। आपके यहाँ भी तो कई लोग जुड़ते हैं आपसे जी जी, आपके यहाँ भी लोग जुड़ते हैं जब मन बदल जाता है। राजभर जी का भी मन बदल रहा है। मन बदल सवाल जनता पूछेगी कि मन कैसे बदला, कैसे तुम मंत्रिमंडल से बाहर आए थे, कैसे तुम्हारा क्या मन बदल गया, पेट्रोल का दाम 30 रुपया हो गया, डीजल का दाम 20 रुपया हो गया, क्या महंगाई कम हो गई। राजभर से सवाल उनके समाज पूछेगा तो वो स्थिति नहीं बन पाएगी। चलिए एक छोटा जवाब सलभ जी दे दीजिए, छोटा जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास चलूंगा। सलभ जी छोटा जवाब प्लीज सर। देखिए यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या होता था, मेरी कोठी बड़ी कि तेरी कोठी बड़ी, उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है। बहन मायावती जी के बीच में और अखिलेश यादव जी के बीच में जो एक मुकाबला चलता था कि हमारी कोठी ज्यादा आलीशान या तेरी कोठी ज्यादा आलीशान, हमारा काफिला ज्यादा बड़ा या तेरा काफिला ज्यादा बड़ा। आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किस तरह से जन सेवा का कार्य हो रहा है, किस तरह से बिल्कुल एक तपस्वी की भांति काम हो रहा है। और दूसरी बात कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण तात्कालिक बात को लेकर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ खड़ी है। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर की शौर्यता के साथ खड़े हैं, उनकी वीरता के साथ खड़े हैं। जो गजनवी के जो नवासे के साथ गए, आज राजभर जी को भी तैयार करना पड़ा है, उनको देखना पड़ा है कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां गजनवी का जो सैयद सलार मसूद था उसको महिमा मंडित करने का कार्य किया और कौन राजा सुहेलदेव राजभर को खड़ा करने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। राजेश जी इससे पहले कि आप जवाब दें, गजनवी का नाम लेकर घनश्याम जी हम समझ रहे हैं कहां निशाना है, एक जवाब दे दीजिए ताकि मैं राजेश जी के पास चलूं। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलिए तब तक हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। इस बीच में हम राजेश जी आपके पास चले। राजेश जी आपके बारे में तो बार बार सभी कह रहे हैं कि चाहे जातीय समीकरण का आधार हो या बाकी, न 3 में न 13 में आप कहीं खड़े नहीं हो रहे। अजय भाई अभी सबकी बात मैं सुन रहा हूँ, सौरभ भाई की भी बात सुन रहा हूँ। देखिए ये जो वर्तमान चुनाव होने जा रहा है ये पुराने तमाम सारे चुनाव से अलग होकर होने जा रहा है। ये जो गठबंधन हो रहे हैं, जो नेता मिल रहे हैं, ये जातियों के नाम पे मिलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं और जातियों का गठबंधन होकर बताया जा रहा है कि इतनी इतनी जातियां, इतनी इतनी 36 पार्टियां फला दल में आ गया, वो सब चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। जो जनता की सोच है, जनता का जो इस बार का गठबंधन है, जो महंगाई हुई है, जो महंगाई वो उसने झेला है, देख रही है जनता, उसके बारे में सोच रही है। कोरोना काल में चाहे जितने जनपद में जितने गांव हो, ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में 15 से 20 लोगों की मौतें न हुई हो, लोग उसको देख रहे हैं कि तो राजेश जी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण से ऊपर उठकर लोग इस बार मतदान करेंगे, क्या आपका ये मानना है? और हमारी बात अजय भाई हमारी बात आप सुन लीजिए, 2 मिनट में मौका दीजिए ना, मैं सबका सुन रहा था। कोरोना काल हो, बेरोजगारी हो, नोटबंदी के बाद से और कोरोना काल में जिस तरह लोग बाहर से पलायन करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आए हैं, अपनी नौकरी रोटी और रोजी को छोड़ के, आज भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सब लोग बेरोजगार होकर घरों पे पड़े हैं। उसमें हर जात के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, क्या आप ये मानते हैं, क्या कांग्रेस मानती है कि जातीय समीकरण बिल्कुल बेमायने रहेगा, कहीं कोई मायने नहीं उसका? देखिए इस चुनाव में मैं बोल रहा हूँ, इस चुनाव में जो वर्तमान चुनाव है, इस चुनाव में लोगों की इतनी ज्यादा मुश्किलें और दिक्कतें हैं कि जाति गणना और जात के नाम पर वोट मांगना ये बेईमानी सिद्ध हो जाएगी, आप देखिएगा। चलिए इसका जवाब संजय निषाद जी से ले लेते हैं। संजय निषाद जी, क्या आपको लगता है कि जातीय समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ है ही नहीं? अगर ऐसा होता तो तमाम राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरण को मजबूत क्यों करते? संजय निषाद जी। मैं तो कहता हूं कि मैं तो चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम ये जो पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, जातियों का, ये भारत जातियों और धर्म का देश है। संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने का स्थान है, कमिश्नर है, आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जात आयोग। तो जातियों का यहाँ जातियों का भंडार है। जातियों के आधार पर पिछली सरकारों ने क्या नंगा खेल किया इसको सब मालूम है। ये जो भी बोल ले, हम लोग तो वही चलत चाकी देखकर कबीरा दिया रो और 2 पाटन के बीच में सबूत बचाने को। ये देश को आजाद कराने वाले 578 जातियां ऐसे पीसी गई कि इनके लोगों को न कैबिनेट दिया, न मंत्री बनाया, न इनका आरक्षण दिया, न नौकरी दिया। आज के दिन में भूखों मर रहे हैं लोग।
ये लोगों ने 70 साल से सत्ता का सुख भोगा है। कभी इन लोगों के मछुआरों को देखा? कभी इन लोगों ने पाइपलाइन में सड़कों पर जो देश को आजाद कराने वाले ट्राइबल है, डिनोटिफाइड जातियां, विमुक्त जनजातियां, इन्होंने देखा जिन्होंने देश को आजाद कराया था? अंथा सेमन अंजार कमेटी 1949-50 बनी, कभी उस पन्ने को देखा? यही मीरा कुमारी हैं जो 8 घंटे बहस चला विमुक्ति जनजातियों को 74 प्रकार का और विशेष इनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। ये देश को आजाद कराने वाले इनके दरवाजे पर ताम्रपत्र चिपकना चाहिए, लेकिन वो 8 घंटे के बहस कूड़ा में फेंक दिया। तो हमारे देश के समाज के लोग गुस्से में आए तो ऐसी पार्टियों को कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये आखिर इन जातियों के साथ जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था अंग्रेजों ने, इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया था, इनके लोगों ने इस देश को लड़के इस देश को आजाद कराया, संविधान बना, और ऐसे लोगों को रोड पर घुमा रहे हैं। ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इन जातियों का नाम इस समय आ रहा है, अगर केवट का नाम मल्लाह का आ रहा है, अगर निषादों का, मछुआरों का नाम आ रहा है, राजभर का नाम आ रहा है, तो क्यों ये पेट फूल रहा है? क्यों इनका दिमाग खराब हो रहा है? मैं कहता हूं संविधान बनाने वाले जो जातियां हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर पिछली तो ऐसे में संजय जी अगर मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, राजभर जी का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े वर्ग को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने कर दे तो तुरंत एनडीए में शामिल हो जाएंगे। संजय जी पूरी बात होने, एक सेकंड सर, सुन लीजिए ना। राजभर जी का कहना है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो पिछड़ा वर्ग का है उसका नाम घोषित कर दीजिए, तुरंत पूरा पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ हो जाएगा। आप इसको मानते हैं क्या? मैं कहता हूं मेरे इन जातियों को सम्मान पिछली सरकारों ने दिया होता तो हमारे लोगों को पार्टी क्यों बनानी पड़ती? क्यों राजभर भाई को आना पड़ता? क्यों डॉक्टर संजय को आना पड़ता? इन लोगों ने इन जातियों को तो हाशिए पर रखा था ना। अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है तो इनका पेट क्यों फूल रहा है? मैं कहता हूं आज हो रहा है ना, चाहे कुछ होगा, 70 साल से नहीं हुआ, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। इंतजार तो करना पड़ेगा हम लोगों को ना। आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली में जब आरक्षण का आवाज उठाते थे विशंबर जी, तो समाजवादी पार्टी बाहर आ जाती थी। तो आज के दिन में हम कहते हैं कथनी करने में अंतर है। हमारे कहने में हम अनुसूचित जात के अंदर आते हैं, कभी मायावती जी स्टे ले लेती है। हम कहते हैं 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया गया। महंगाई में खाओगे क्या भाई? क्या खाओगे? जाति तो है ही है, जात तो अलग थोड़ी है, लेकिन महंगाई में कौन खाएगा? इतना दबा कुछ आदमी कहां से खाएगा? सभी जातों ना बड़ा महंगाई पर तो आपकी बात चुप्पी हो जा रही है। सरकारों ने दिया होता सभी जातियों को परेशानी है, आपकी जाति की परेशानी है तो साथ में है, आज भी है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। 2022 सरकार। मैं जरा घनश्याम तिवारी जी से इसका जवाब ले लूं। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी पर बरस रहे हैं संजय जी, कह रहे भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, मान दे रही है, तो बाकी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है सर आपको? देखिए संजय जी बड़े नेता हैं और वो उसी सच के साथ खड़े रहते हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत लाभ होता है। तो जिस सच के साथ उनका व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, आज खड़े हैं। कल किसी और सच के साथ उनका व्यक्तिगत लाभ हो रहा था तो उसके साथ खड़े थे। इस तरह की भाषण जो है वो अमित शाह को जाके सुनाएं और फिर बताएं कि उन्हें कितना लाभ हुआ है, नहीं हुआ है। जिस सरकार का हिस्सा है आज के समय में, उस सरकार से उनको अपनी दलील देनी चाहिए। जो मंच पर जिससे दलील दे रहे हैं वो तो वो लोग हैं जो जनता के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि हर बच्चा बेरोजगार है, उसकी जिम्मेदारी जिस सरकार नहीं थी जिसने 2017 के संकल्प पत्र में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के 70 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो आज उन युवाओं को लाठी मार रही है। इस तरीके से चिल्लम चिल्ली से बहस कर रही है। कि जो बोलिए सदन में अगर इंजीनियर परवीन निषाद आवाज उठा रहे हैं तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? हम व्यक्तिगत लाभ की बात करते हैं, कौन इसमें बैठा है? व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं करता है, कौन समाज की बात करता है? ऐसे नहीं होता। में अंतर होना। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख देता हूँ। आपको जिस सच से लाभ होता है आप उसके साथ खड़े हो जाइए, लेकिन उसकी आड़ में प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय मत कीजिए, किसानों के साथ अन्याय मत कीजिए, बेटियों के साथ अन्याय मत कीजिए। आज जिस सरकार ने इस देश में हर घर के युवा को रोजगार कर। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी, सलमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सलमणि त्रिपाठी जी प्लीज जवाब दीजिए। घनश्याम जी बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े कर रहे हैं। सलमणि जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संजय निषाद जी ने अपना पक्ष रखा। संजय निषाद हो, प्रवीण निषाद हो, ये लोग सेल्फ मेड लोग हैं।
संघर्षों से आए हुए लोग हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वह भी संघर्षों से आए हुए लोग हैं। कैसे उनको अपमानित करने का प्रयास वो लोग करते हैं जो परिवारवादी व्यवस्था से आए हुए लोग हैं। अभी तत्काल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया, अभी एमएच खान साहब ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। तो इनको ऐसे जो पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग, चाहे जो शेड्यूल कास्ट से आने वाले लोग, इनको स्वीकार नहीं है जो अपनी क्षमता के दम पर आगे आए हैं राजनीति में, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। ये वो लोग आज इनके देखिए आईपी सिंह के प्रवक्ता हैं, वो ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में तमाम सारी बातें किए जा रहे हैं। यहाँ पे घनश्याम भाई हैं, घनश्याम भाई संजय निषाद जी को टारगेट किया जाए, क्यों? क्योंकि वंचित समाज से आने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी जगह बनाई है। संजय निषाद ने अपनी जगह खुद बनाई है, कोई परिवारवादी व्यवस्था में नहीं आए हैं। प्रवीण निषाद ने अपनी जगह खुद बनाई है, वह किसी परिवारवादी व्यवस्था से नहीं आए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी जगह खुद बनाई है, वह भी किसी परिवारवादी व्यवस्था से नहीं आए और न किसी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से आए हैं। अगर आज ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनको उनका हक मिल रहा है, तो क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और हमारे एमएच खान साहब को बहुत तकलीफ हो रही है? खान साहब, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है सर। लोग हैं खान साहब, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है सर। अब ये देखिए, ये इनका घमंड बोल रहा है, ये सर मल्लिक त्रिपाठी जी का घमंड बोल रहा है। तो घमंड तो किसी का नहीं रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि दलितों का हक छीन लिया जाए, हमने तो कभी नहीं कहा बैकवर्ड का हक छीन लिया जाए, हमने तो कभी नहीं कहा कि अपर कास्ट का हक छीन लिया जाए। हमने तो उठाया सवाल कि ये महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, कौन नहीं त्रस्त है? जब मंत्रिमंडल बढ़ रहा था तो यही संजय निषाद आगे पीछे दौड़ रहे थे, मंत्रिमंडल में जगह तो नहीं पाए बेचारे। क्या सम्मान किया आपने? आज यहां आप बैठकर खाली उनकी चापलूसी कर दीजिएगा तो उनका सम्मान हो जाएगा? नहीं, उसके समाज को समायोजित करना पड़ेगा। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं? राजभर जी क्यों भागे आपके साथ? आप तो गाली क्यों बक रहे थे? आज 3 साल से गाली बक रहे हैं राजभर जी, आज आपके मुंह से बड़ा फूल निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी में, हम फिर कह रहे हैं वही बात, कोई न कोई लालच, कोई न कोई प्रलोभन, कोई न कोई चीज दी गई है, तब आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं। महंगाई से किसी का दामन बचा नहीं है, चाहे सलम मणि त्रिपाठी हो, चाहे एमएच खान हो, चाहे घनश्याम तिवारी हो, खान साहब, चाहे निषाद जी हो। आपने अभी संजय जी के बारे में टिप्पणी की तो उसका जवाब ले लेते हैं। जाति तो कल संजय जी आएंगे क्या आप योगी सरकार के आगे पीछे भाग रहे थे मंत्रिमंडल के लिए, आपको नहीं जगह दी गई? इतना तिरस्कार हुआ आपका? के लिए भाग रहा हूं, आज भी भाग रहा हूं, हो जाएगा। अभी 6 महीना है, 6 महीना हमने इनको 70 साल दिया है, हम 2 साल से हैं। हम आज के दिन में कोरोना 1.5 साल से चल गई है, अब दुनिया विश्व महामारी हो गई है। किसी मुद्दे को हल करने के लिए सिस्टम चाहिए, हम लोग बैठ के हल कर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा है, इनको कह दीजिए ये लोग मत बोले, कैसे हल कराएंगे मैं जानता हूँ। ये लोग बेईमान लोग हैं, ये बेईमान सामाजिक बेईमान लोग हैं। अरे भाई, आपकी समस्या के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, सारे समाज का वोट ले लिया, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है आपकी समस्या के लिए। आपकी समस्या के साथ खड़े हैं, आपकी समस्या के खिलाफ नहीं है, आपकी समस्या के साथ खड़े हैं। आज के दिन में बहुजन समाज पार्टी आपकी समस्या के साथ खड़ी है। आपको हक दिला के रहेगी बहुजन समाज पार्टी, हक दिलाया इसके पहले भी, आपको सत्ता में भागीदारी दिया है, भागीदारी फिर देंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप निषादों से हाथ खींचिए। आप ये जुमला बाज लोग जो कह रहे थे 15 लाख जाएगा, ये जुमला कहने वाले लोगों से हाथ खींचिए, तब आपको सम्मान मिलेगा। 2 करोड़। चलिए यहाँ पे जरा राजेश जी को शामिल करो। राजेश जी, प्रियंका गांधी ने पिछली बार 2017 में बहुत कोशिश की थी दलित समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इस बार भी बहुत यात्राएं करने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या उसमें कोई सफलता मिलेगी? क्योंकि सफलता तो भारतीय जनता पार्टी के पहले में ज्यादा दिख रही है, लेकिन निषाद जी तो खुलेआम कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ रहेंगे। आप संजय निषाद जी को ये यदि भ्रम हो जाए कि सारी निषाद समाज, मल्लाह समाज उन्हीं के साथ है, तो मैं इसमें बोल नहीं सकता। ये उनका हो सकता है, उनको विश्वास हो। इसी बनारस के अंदर, इसी पूर्वांचल के तमाम जनपदों में अजय भाई, जब मैं सांसद था बनारस में 6 महीने आंदोलन लगातार मैंने मल्लाह समाज का चलाया था। आप बनारस के किसी मल्लाह से चर्चा करेंगे, वो किसी दल का हो, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने चलाया था और उनकी समस्या का निदान कराया था। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बनारस का एक एक निषाद समाज का व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे साथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि महंगाई का असर हर जात पे पड़ा है, कोरोना का असर हर जात पे पड़ा है, बेरोजगारी का असर हर जात पे है, जो नोटबंदी हुई उसका असर हर समाज पे पड़ा है,
और बेकारी और बेरोजगारी से हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई से कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई दलित हो या कोई अगड़ा हो या कोई पिछड़ा हो, सब परेशान है। नेता अपने जात की बात अपने लिए कह सकता है कि इतना वोट मेरे जात का है, मैं दिलाऊंगा, मुझे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यही मैं बार बार कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, हर व्यक्ति उससे परेशान है और सारे समीकरण, सारे गणित ये फेल हो जाएंगे इस चुनाव में। सलम अली जी, सारे समीकरण गलत और गणित फेल हो जाएंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि उनका दबदबा कहीं ज्यादा है। सलम अली जी, आज महंगाई से मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 10 महीने रेल बंद रही, सरकारी दफ्तर बंद रहे, टोल टैक्स बंद रहा, सरकार की सारी कमाई बंद रही, तो उसके बावजूद हमारे सरकारी कर्मचारी भाइयों को घर बैठे वेतन मिलता रहा, देश के हर गरीब को मुफ्त में राशन मिलता रहा, सेना को अत्याधुनिक हथियार मिलते रहे, चीन को करारा जवाब मिलता रहा, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलती रही। लेकिन तमाम जो कुंठित लोग हैं वो सिर्फ बैठकर धर्म फैलाने का काम करेंगे। तो देश और प्रदेश की जनता जानती है कि किसने कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी, किसने मुफ्त राशन दिया, किसने देश और प्रदेश की जनता को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। और इसीलिए 2022 में जब 300 से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी सत्ता में। आज ये समाजवादी पार्टी ने दफ्तर खो दिए हैं, गठबंधन करने को तैयार है, पर कोई गठबंधन करने नहीं आ रहा। राहुल गांधी की दिल्ली में चाय नाश्ता करा रहे हैं, उसमें जीरो आगे लगा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ताकत है इसका हर व्यक्ति देख रहा है। इसलिए घनश्याम जी से एक सवाल ले लेता हूं। घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी हर किसी से गठबंधन करना चाहती है, लोगों को कहती है कि मिलकर आइए, लेकिन समाज राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज एक मिनट सर एक मिनट जरा आपकी हम आवाज सुनेंगे अभी घनश्याम जी की। घनश्याम जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए, लेकिन मैं 2017 के कुछ आंकड़े देख रहा था, उस वक्त जो रिव्यूज आ रहे थे उसमें एक्सिस ने जो सर्वे किया था उसके आधार पर 58% ओबीसी वर्ग का वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और सिर्फ 16 से 18% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, और वो तब जबकि कांग्रेस के साथ गठजोड़ में थे। बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, कोई आ नहीं रहा आपके पास, जैसा कि सलम जी कह रहे हैं। दो बातें कहूंगा। एक तो हर चुनाव की एक धार होती है जी, इस चुनाव की धार है जनता का गुस्सा। जिस पार्टी ने कहा 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवाओं की प्रॉपर्टी आदित्यनाथ के साथ युवाओं को धमकाने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेगा, उखाड़ फेंकेंगे उत्तर प्रदेश के युवा उनको। महिलाओं का चिरहरण पर प्रधानमंत्री ट्वीट करके बधाई देते हैं आदित्यनाथ को, महिलाओं का चिरहरण को सेलिब्रेट करने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तर प्रदेश की बेटियां उखाड़ फेंकेंगी। और ये भी शरद मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे संजय निषाद जी को, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर संजय निषाद जी को और उनके पुत्र को समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। यही डॉक्टर संजय निषाद कुछ दिन पहले टीवी पर आंसू बहा रहे थे। किसके लिए आंसू बहा रहे थे? समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कारण आंसू बहा रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सच का वो वर्जन जो इनको व्यक्तिगत लाभ देता है उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस चुनाव की धार है हर युवा, हर महिला, समूचा उत्तर प्रदेश, कोई एक जाति, कोई एक धर्म इस चुनाव की धार नहीं है। सत्ता आपके हाथ में थी, 70 साल का दर्द मेरा आंसू निकल रहा था, कभी नहीं दर्द निकल रहा था, 70 साल का संविधान हमने बनवाया है। आप लोग भूल गए संविधान हमारे पुरखों ने बनवाया है, हमारे पुरखों ने बनवाया है। एक भी नौकरी हमारे समाज को नहीं है, एक चपरासी नहीं, एक तो कोई किसी विभाग में निशानबंदी दिखा दो, एक भी डीएम नहीं है, एक एसपी नहीं है। मेरा समाज कोई रो रहा है, संविधान हमने बनवाया है, हमने बनवाया, ये गलत बात है। एक नहीं, आपके साथ में सत्ता सबको दिया था, कोई नहीं कह सकता। 20 साल से हाथी साइकिल थी, कभी निषादों को नहीं याद आई और जाति याद नहीं आई, खाली दरोगा उनके रहे। हम कहते हैं खाली देखो ईमानदारी से बात करिए, हमसे ईमानदारी से हम लोगों ने ईमानदारी से बात करिए। हम इंजीनियर परवीन निषाद की बात नहीं करते, हम ईमानदारी से वोट दिए थे कांग्रेस को 70 साल तक, ईमानदारी से वोट दिए थे सपा को, ईमानदारी से वोट दिया था बसपा को, क्या ईमानदारी से उन लोगों ने इन जातियों का हिस्सा दिया था? हम कहते हैं 70 साल से ईमानदारी से जिनको हम लोगों ने वोट दिया था, क्या इन जातियों को ईमानदारी से दिया? मैं कहता हूं, बताइए आप, हम कह रहे हैं कि भाई मेरा
आपके सामने हमारे समाजी मुद्दे हैं। आपके हाथ में सत्ता थी, क्यों नहीं किया? आपके जाते जाते जब मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया था, आपने जवाब नहीं दिया। आप आंसू बहा रहे थे, आप जाते चलिए सवाल इस पर भी उठेंगे कि बीएसपी से सवाल बीएसपी पर भी उठ रहे हैं। एमएच खान साहब, संजय जी एक सेकंड सर, संजय जी एक सेकंड। एमएच खान साहब, बीएसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछड़ों की सरकार, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार, मायावती जी ने हमेशा कहा 5 साल पूरी बहुमत के साथ सरकार चलाया, और उसके बाद भी जब पिछड़े ही आपके साथ ना खड़े हों, और उसके बाद ओबीसी वर्ग भी आपके साथ ना खड़ा हो, कम से कम 2017 में तो यही दिख रहा है, 2012 में भी बड़े पैमाने पर दिखा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं चलने वाला कैडर है, ये निषाद समाज कैडराइज हो गया है। एमएच खान साहब, नहीं, 2017-2012 की बात हमने बताया ना, 2017 में की बात इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि 2017 में कहा गया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि ये चीज भरमा करके जनता को भरमाया गया, और इसमें जनता चली गई कि 15-15 लाख रुपया मिलेगा। अभी सलाम अली जी कह रहे थे कि जो नौकरी में थे उनको घर बैठा के तनख्वाह दिया। मैं एक सवाल आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम में 5 साल से हजारों कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। आप तनख्वाह की बात कर रहे हैं, बताइए क्यों नहीं तनख्वाह मिली है? और तनख्वाह जब नहीं मिली तो कर्मचारियों ने आंदोलन किया, और मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, और उस कमेटी की सिफारिश मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठी पड़ी हुई है, सड़ रही है। 1000 कर्मचारी तनख्वाह 5 साल से नहीं पा रहे हैं। किस मुंह से ये सलम अली त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह दिया? कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दिया। सलम जी जवाब दीजिए सर, कल्याण निगम के, क्योंकि मुझे ये भी पूछना है खान साहब से कि ब्राह्मण कितना शंख बजाएगा इनके लिए। जवाब देता हूं जी। देखिए अजय जी, तनख्वाहें तो बहुत सारे लोगों की ऐसे बंद हो गई जो उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम करते थे। उनमें इनके एमएच खान साहब के भी नेता हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग आप बताइए, कर्मचारी कल्याण निगम की बात बताइए ना, उन लोगों की बात बताइए, कर्मचारी कल्याण निगम की बात बताइए जिनको 5 साल तक तनख्वाह नहीं दिया आपने। कर्मचारी कल्याण निगम का बताइए जिनको 5 साल तक तनख्वाह नहीं दिया। आप बताना पड़ेगा आपको भागने नहीं दूंगा, मैं आपको भागने नहीं दूंगा, जवाब देना पड़ेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। गरीब परिवार को काम कर रहे हैं, घर में एक पैसा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, खाने को दाल चावल नहीं है, या कोई और कारण है? गरीब है, उसकी वजह से तकलीफ में है या कोई और कारण है? आप जवाब आतंकवादियों का ठीक से इलाज हो रहा है एमएच खान साहब, आप उसकी वजह से तकलीफ में है कोई और कारण है? कल्याण निगम को कौन तनख्वाह दिया? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, दे रहा भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह कार्रवाई हुई है, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुकीम काला हो। हराम में पैसा उनको बिल्डिंगें खा दी गई है, प्रॉपर्टी सीज की गई है, तो आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। आप बताइए, आपके पास प्रॉपर्टी सीज करोगे जिसे आप तनख्वाहें तो जब से सरकार आपकी गई है, आपकी पार्टी की तनख्वाह जरूर बंद हो गई है। जो भ्रष्टाचार आपकी पार्टी करती थी, सरकार ने आपने भ्रष्टाचार किया है, कर्मचारी कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है। भाई आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपके पास जवाब है नहीं, आप कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, उसका जवाब है नहीं आपके पास। गाँव में आपको बताएंगे क्या हाल करके रखा। चलिए अब चुनाव की बात खान साहब आप कर रहे हैं, खान साहब आपने चुनाव की बात की, तो ये मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लूं, ये बताइए ना कि जब आप चुनावी समीकरण की बात कर रहे हैं तो सतीश मिश्रा जी क्यों शंख बजवा रहे हैं ब्राह्मणों से? तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? खान साहब जवाब ले लीजिए इनसे। ना बिल्कुल, वो तो जवाब दे ही रहे ना, और जवाब देना होता तो पूरा जवाब दे ही देते। लेकिन मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ, जरा हमारे दर्शकों को इतना समझा दीजिए, जब आप जातीय समीकरण की बात मानते ही नहीं है खान साहब, तो फिर सतीश शर्मा जी कर क्या रहे हैं? वो सतीश मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, सतीश मिश्रा जी कर क्या रहे हैं? ब्राह्मणों से क्यों इतना शंख बजवा रहे हैं? मैंने तो ये कहा नहीं कि नहीं मानते हैं, सब जन हिताय सब जन सुखाय नारा हमारा है, जिसकी जनसंख्या संख्या आ रही है उसकी हिस्सेदारी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कर्मचारी कल्याण निगम के तनख्वाह नहीं देने पर 5 साल तक तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए आप मान रहे हैं ना, देखिए आप मान रहे हैं कि जातीय समीकरण आज वास्तविकता है इस चुनाव में, और जातीय समीकरण को साधने में हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और हो। कर्मचारी कल्याण निगम के लोग जो काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। मुख्तार अंसारी को मसीहा तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? मुख्तार अंसारी बचाए, मुख्तार अंसारी जिताए, बहुजन समाज पार्टी का ही नारा था ना। देखिए मुख्तार अंसारी को मसीहा आपने बताया था ना। मुख्तार अंसारी जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी कह रहा हूं गरीब जनता किसी और के ऊपर जा रहे हैं, जवाब नहीं इनके पास है, ये जवाब नहीं, ये कर्मचारियों की आग लगेगी, आग लगेगी तो मिट जाओगे। गरीब जनता की आग लगती
लगती है मोदी जी ने धारा 370 हटा के 30-30 लाख रुपए का काम कर दिया। की आज जिसको लगती है मिलता है, बचता नहीं है, उसको 30-30 लाख रुपए मिला। ऐसा राजेश जी के पास चले। राजेश जी अभी सलभ जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जातीय समीकरण आपके साथ पाएंगे आपने, ये भी बड़ा सवाल है, क्या होगा सर? मैं जवाब भी सौरभ भाई को देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा अभी कि सपा, कांग्रेस, बसपा सब बेरोजगार हो गए, इसका मतलब बीजेपी के लोग रोजगार पा गए हैं, सरकार में आ गए तो रोजगार पा गए। लेकिन सौरभ भाई से मैं ये भी कह रहा हूं कि आपके जो बड़े नेता हैं वो रोजगार पाए हैं। जनपदों में, जिलों में, गांव में जो आपका कार्यकर्ता रहा है वो बेचारा 5 साल से आंसू बहा रहा है, जो और ज्यादा बेरोजगार हो गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत के चुनाव में ताकत दिखा दी है। आप लोग अमेठी और रायबरेली में बचा पाए राजेश जी, अमेठी और रायबरेली में जमानत जब्त हो गई थी आपकी। अरे भला हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ताकत दिखाई होगी। यही मैं कह रहा हूँ, 2014 से जो विजय चला है भारतीय जनता पार्टी का, 2017 में भी आगे बढ़ा, आप लोगों में क्या 2020 में भी आगे बढ़ा, 2020 में भी आगे बढ़ा, आप लोगों में कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़ रहा है। आप भी 2 सीट पाते रहे हैं, आप सबसे बड़े नेता जमानत जब आप क्यों भूल जा रहे हैं? आप अमेठी और रायबरेली की बात कर रहे हैं। आपको वो दिन याद है जब ग्वालियर में राहुल गांधी ने फाइनेंस क्यों चल रहा है? उत्तर प्रदेश में अटल जी की आप जिला पंचायत के चुनाव में रायबरेली और राजनीति होता रहा है, जिला पंचायत के चुनाव में रायबरेली और एक सीट आप जीत पाते हो तो आपके अंदर उसकी चिंता कर लीजिएगा। यही आपका चलिए मैं एक आखिरी सवाल घनश्याम तिवारी जी से पूछ लूं, एक आखिरी सवाल, इतना ही वक्त मेरे पास बचा है। घनश्याम तिवारी जी, भले ही अखिलेश जी कह रहे हैं कि सबको साथ आने की आवश्यकता है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर यह सुझाव कहीं भी फलित होता दिख रहा है? कौन साथ आ रहा है? जनता साथ आ रही है। देखिए जनता हर चीज पढ़ रही है, जनता ये भी पढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1 हो गया है, हर जगह पोस्टर भी उन्होंने लगवा दिए हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 हो गया है, सबसे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक भी ढंग का काम नहीं किया उसमें नंबर 1 हो गया है। घनश्याम जी, MY समीकरण का दम भरने वाली पार्टी कहे कि जनता साथ आ रही है, बात हजम नहीं होती सर। देखिए आप देखिए 2022 में हर बात हजम हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी। ये आपका पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। सलभ जी आखिरी जवाब आपका प्लीज। ऐसे धमकाया है वो पार्टी कितनी देर चलेगी? भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लेंगे आप। 2017 में जीत कर आए थे और 2012 में जीत कर आए थे और 2014 में इनोवा पार्टी इनोवा पार्टी मतलब एक ही परिवार के 5 लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ ओबीसी समाज के जो लोग हैं, यादव समाज के भी जो लोग हैं, उनको भी पता है कि सैफई परिवार का यादव अगर होंगे तभी उनको मिलेगा। अच्छा सलभ जी मेरे पास 1 ही मिनट बचा है। सलभ जी मेरे पास 1 ही मिनट बचा है। खान साहब का इस सवाल है, जवाब दे दीजिए ताकि वो शांत हो जाए। जी खान साहब, सवाल एकदम छोटा सा पूछ लीजिए, सलभ जी जवाब दे रहे हैं। कर्मचारी कल्याण निगम को 5 साल से तनख्वाह क्यों नहीं मिली? चलिए सलभ जी जवाब दे रहे हैं। देखिए खान साहब को पता नहीं है, कर्मचारी कल्याण परिषद का सारा निस्तारण हो चुका है, सबको तनख्वाह मिल चुकी है, पर ये अभी 3 साल पीछे के काल में जिए हैं, इसलिए वही झूठ कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी मामला आपके समक्ष से बात नहीं आया, झूठ बोलने का आप कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में सभी को बिल्कुल तनख्वाह मिल रही है, सभी सब खुश हैं और इसीलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस चर्चा में आप सब हमारे साथ शामिल हुए, इसमें बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई 2022 के लिए बहुत दिलचस्प इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश भी हो रही है। और अगर 2022 के ये चुनाव एक तरह से रुझान सामने रखेंगे तो ये 2024 के लिए भी एक रास्ता बताएगा, क्योंकि एंटी मोदी फ्रंट को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है वो 2022 के रास्ते ही आगे बढ़ सकता है। तो एंटी मोदी फ्रंट क्या वाकई में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा मुकाबला देगा, चुनौती देगा? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। बड़ी बहस 6:20 पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।